प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए 23 अरब रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है। यह फंड तब जारी किया गया है जब पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। लोग महंगाई और बिजली की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर हैं। शनिवार को हुई हिंसा में कम से कम एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार से ही क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल जारी है, जिसमें आम जनजीवन ठप हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में पीओके के लिए इस तत्काल फंड को मंजूरी दी गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में पीओके के कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक के साथ साथ गठबंधन दलों के राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को सभी हितधारकों से संयम बरतने और बातचीत और आपसी परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आग्रह किया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार जरदारी ने पीओके विधानसभा में पीपीपी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा, राजनीतिक दलों, राज्य संस्थानों और एजेके के लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि शत्रुतापूर्ण तत्व अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा न उठा सकें। पुलिसकर्मी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि पीओके के लोगों की मांगों को कानून के मुताबिक संबोधित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी रविवार को पीओके में चल रही स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से अपनी मांगों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिसंबर 2023 में आज़ाद कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAASC ने एक आधिकारिक सुलह समिति के साथ एक समझौता किया था, जिसके बाद 4 फरवरी को एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि अप्रैल में समिति ने अपनी लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सरकार की विफलता के विरोध में 11 मई को एक लॉन्ग मार्च आयोजित करने के अपने इरादे की घोषणा की। JAAC में पीओके के अधिकांश हिस्सों में व्यापारी सबसे आगे हैं। JAC पीओके में जल विद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली का प्रावधान है, गेहूं के आटे पर सब्सिडी और अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजनों में पुलिस ने कई JAASC सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में समिति ने शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा की। इस पर पीओके की पुलिस ने मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और शनिवार को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। इस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और जगह जगह पुलिसकर्मियों के साथ हिंसक झड़प हुई। आइए हम बात करें मालदीव की। चीन के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव की मौजूदा सरकार के गिड़गिड़ाने पर आखिरकार भारत का दिल पसीज गया। भारत ने मालदीव को $5 करोड़ का बजट सपोर्ट दे दिया है। भारत ने सपोर्ट 13 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माले स्थित शाखा के जरिए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को 1 और साल के रोल ओवर के रूप में दिया गया है। इससे पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान इसके लिए गुहार लगाई थी। मालदीव में भारतीय दूतावास के इस ऐलान के बाद मूसा ने भारतीय विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का यह ऐलान भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालीन दोस्ती को दर्शाता है। मालदीव की सरकार ने कहा कि वो आगे भी आपसी हित और समृद्धि के लिए भागीदारी करते रहेंगे। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की सहायता से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रगति हुई है। ये इस बात को दिखाता है कि उनकी सरकार इन प्रोजेक्ट को पहली प्राथमिकता देती है। इससे पहले मूसा जमीर 8 मई से 10 मई के बीच में नई दिल्ली की यात्रा पर आए थे। उन्हें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। जमीर ने कहा था कि भारत ने कर्ज को चुकाने के लिए समय बढ़ा दिया है। उन्हें कुल $20 करोड़ का कर्ज था, जिसमें $5 करोड़ का कर्ज लौटा दिया गया है। साल 2019 में पूर्ववर्ती सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कर्ज को लिया गया था। मूसा ने कहा कि भारत सरकार ने कर्ज लौटाने का टाइम बढ़ाने के बदले में कोई अनुरोध नहीं किया है। बता दें कि मालदीव में मौजूदा सरकार के आने के बाद से ही भारत के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति सत्ता में आते भारत में आकर तुर्की और चीन गए, लेकिन अभी तक नई दिल्ली नहीं आए हैं। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने बहुत अपमानजनक टिप्पणी की थी। यही नहीं, मालदीव ने भारतीय सैनिकों को भी वापस भेज दिया। हालांकि अब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आदेश पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों के देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री घासन मोहम्मद ने स्वीकार किया कि उनकी सेना के पास भारत द्वारा दान किए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। घासन 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान संचालित करने के लिए मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी और उनके स्थान पर भारत के असैनिकों के आने से जुड़े सवाल पर टिप्पणी की। घासन ने कहा है कि मालदीव रक्षा
बल के पास मालदीव का कोई सैन्य कर्मी नहीं है जो भारतीय सेना द्वारा दान में दिए गए 3 विमानों को संचालित कर सके। हालांकि कुछ सैनिकों को पिछली सरकारों के समझौते के तहत उड़ान का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था। आधाधु.com समाचार पोर्टल ने घासम के हवाले से कहा कि यह एक प्रशिक्षण था जिसके लिए विभिन्न चरणों को पार करना आवश्यक था, लेकिन हमारे सैनिक विभिन्न कारण से इसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए इस समय हमारे सैन्य बल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर ड्रोनों को उड़ाने के लिए लाइसेंस हो या पूरी तरह से उड़ान का प्रशिक्षण हो। चीन समर्थन नेता माने जाने मौजूदा 10 मई तक मालदीव में 3 विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने पर जोर देने के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गए थे। भारत पहले ही 76 सैन्य कर्मियों को वापस बुला चुका है। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि मालदीव सरकार का सीनहिया सैन्य अस्पताल में तैनात भारत के डॉक्टरों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। आधाधु की खबर में कहा गया कि घासम की टिप्पणियों में विपरीत पूर्व अधिकारियों ने दावा किया था कि मालदीव के सैन्य बल में सक्षम पायलट है। आइए हम बात करें भारत और ईरान के बीच चाबहार की। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समारोह में भारत की तरफ से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इसी के साथ चाबहार विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाला जाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो का भी ऑफर दिया है। वर्तमान में चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के साथ एकीकृत करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे ईरान के माध्यम से रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाकर भारत का लक्ष्य पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच स्थापित करना है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि देश को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और व्यापक यूरेशियन क्षेत्र से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इस पहल को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति संतुलन के रूप में देखा जाता है। चाबहार के विकास पर चर्चा 2003 से चली आ रही है। 2013 में भारत ने चाबहार के विकास के लिए $100 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चाबहार बंदरगाह पर साझेदारी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। इस दौरान भारत शाहिद बेहसटी टर्मिनल के विकास में $85 मिलियन का निवेश करने पर भी सहमत हुआ है। 2018 में तत्कालीन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बंदरगाह में भारत की भूमिका का विस्तार करने पर चर्चा की थी। तब से बात के उच्च स्तरीय आदान प्रदान के दौरान यह बात सामने आई है, जबकि दोनों देशों के बीच मौजूदा समझौते में शाहिद बेहसती टर्मिनल पर परिचालन शामिल है। इसे सालाना नवीनीकृत किया जाता है। नया 10 वर्षीय समझौता मूल अनुबंध को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो चाबहार पोर्ट के संचालन में भारत की भागीदारी के लिए और अधिक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। समझौते का समय फिलिस्तीन पर इसराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के साथ मेल खाता है, जिसने प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की तत्कालीनता पर जोर दिया है। कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने अप्रैल में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आइए हम बात करें जो कई देश जो है चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं उनके बारे में। यूरोप और एशिया के कई देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में एक जर्मन लड़ाकू जहाज फ्रैंकफर्ट M-मैन एक फ्रिगेट बाइडेन वुटमबर्ग के साथ यूरोप से एशिया की ओर रवाना हो गया है। ये कदम दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ अपने सहयोगियों के प्रति जर्मनी का समर्थन दिखाने के लिए उठाया गया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार अपने वर्तमान दौरे के दौरान जर्मन लड़ाकू जहाज एशियाई और अमेरिकी महाद्वीपों के कई देशों के अन्य बेड़े के साथ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लेगा। 29वां रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अभ्यास जून और जुलाई 2024 में होगा। यह अभ्यास हवाई द्वीप के आसपास के पानी में होगा। जर्मन जहाज कनाडा, अमेरिका, जापान, भारत और फ्रांस के बेड़े के साथ नौसैनिक अभ्यास में शामिल होंगे। इन अभ्यासों का मुख्य आकर्षण अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाला रिमपैक युद्धाभ्यास होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, जो हर 2 साल में हवाई से दूर होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके अतिरिक्त रिमपैक के दौरान जहाज जर्मन वायुसेना में भी शामिल होंगे। इसमें फ्रांस और स्पेन की वायुसेनाएं भी शामिल होंगी, जिससे यूरोपीय लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इटली भी रिमपैक में भाग लेने के लिए अपने विमानवाहक पोत कैवूर को F-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान सहित जहाज़ों के पूरे बेड़े के साथ भेजने पर विचार कर रहा है। अलग से फ्रांस इस साल परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल को इंडो पैसिफिक में भेजने की भी योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मन युद्धपोत बाइडेन वुटमबर्ग और आपूर्ति जहाज फ्रैंकफर्ट M-मैन उत्तरी अटलांटिक और पनामा नहर को पार करके हवाई और जापान की ओर जा रहे हैं।
फिर घर लौटने से पहले दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और लाल सागर की ओर बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 सालों में इंडो पैसिफिक की राजनीतिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। क्षेत्र में युद्ध छिड़ने का खतरा जोरों से मंडरा रहा है, जबकि यूक्रेन और गाज़ा को रोज़ाना बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी के वाइस एडमिरल जॉन क्रिश्चियन काक ने भी इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों पर प्रकाश डाला है। निक्केई एशिया की उसी समाचार रिपोर्ट में रक्षा विशेषज्ञों के बयान का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया कि हाल के वर्षों की घटनाओं को देखते हुए यूरोपीय देशों के लिए वैश्विक सुरक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना रणनीतिक समझ में आता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।